नमस्ते छात्रों। मैं प्राध्यापक रेवनाथ कर्डिले, एसएसपीएम में जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस तासिका में हम लोग हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं व्यवहारिक हिंदी विभाग पाठ नंबर 17 ब्लॉग लेखन, लेखक प्रवीण बरदापुरकर, इस संपूर्ण पाठ पर कृतियां एवं जवाब का अध्ययन करेंगे। बोर्ड कृति पत्रिका प्रारूप के अनुरूप कृतियां एवं जवाब, उसके साथ साथ व्यवहारिक हिंदी पर लगभग 100 से 120 शब्दों में जवाब लिखिए। इस सवाल की तैयारी व्यवहारिक प्रयोग पर बोर्ड की कृति पत्रिका में जो भी सवाल पूछे जाएंगे उनकी भी संक्षिप्त में तैयारी इस वीडियो में आपकी हो जाएगी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्लॉग लेखन, इस पाठ का विस्तृत स्पष्टीकरण एवं विवेचन का अध्ययन किया है। उसमें ब्लॉग लेखन से तात्पर्य, ब्लॉग लेखन की परिभाषा, ब्लॉग लेखन बनाने के जबरदस्त फायदे एवं रोजगार की संभावनाएं, ब्लॉग की खोज, ब्लॉग लेखन शुरू करने की प्रक्रिया किस प्रकार है, ब्लॉग लेखन के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए, ब्लॉग लेखन में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, या ब्लॉग से जुड़े हुए कुछ अन्य जो शब्द हैं उनके अर्थों का हम लोगों ने अध्ययन किया है। अगर वह वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो की लिंक दे दी है, वहां जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। पाठ नंबर 17 ब्लॉग लेखन, संपूर्ण पाठ पर कृतियां एवं जवाब। कृति नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। गद्यांश, ब्लॉग लेखन से तात्पर्य, ब्लॉग लेखन से तात्पर्य वहां से लेकर सशुल्क सेवाएं देते हैं, सशुल्क सेवाएं देते हैं। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 95 और 96। तो चलिए इस परिच्छेद पर, इस गद्यांश पर कुछ कृतियां एवं उनके जवाब देखते हैं। कृति नंबर 1, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल है ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया की श्रृंखला, ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया की श्रृंखला। इस प्रकार 4 आकृतियां निकालकर उसके अंदर जवाब लिखकर हमें कृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 2, आकृति पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए। ब्लॉग की विशेषता, ब्लॉग की विशेषता। 2 जवाब लिखकर हमें आकृति पूर्ण करनी है। दूसरा सवाल आकृति पूर्ण कीजिए में डिजिटल से एक ग्लोबल हो गए, डिजिटल से ए ग्लोबल हो गए। 2 जवाब लिखकर हमें आकृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 3, उत्तर लिखिए, उत्तर लिखिए। ब्लॉग शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया, ब्लॉग शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया। चौकट निकालकर उसके अंदर जवाब लिखना है। नंबर 2, वे ब्लॉग शब्द का प्रयोग इन्होंने किया, वे ब्लॉग शब्द का प्रयोग इन्होंने किया। चौकट के अंदर जवाब लिखना है। सवाल नंबर 3, इन्होंने ब्लॉग शब्द को व्यवहार में लाया, इन्होंने ब्लॉग शब्द को व्यवहार में लाया। और सवाल नंबर 4, भारत में ब्लॉग लेखन इस साल से आरंभ हुआ, भारत में ब्लॉग लेखन इस साल से आरंभ हुआ। इस प्रकार चौकट निकालकर उसके अंदर जवाब लिखकर लिखना है और कृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 4, शब्द संपदा पर कृति है। परिच्छेद में आए अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए। जो भी परिच्छेद दिया हुआ है उस परिच्छेद में आए हुए
अंग्रेजी शब्द ढूंढकर हमें जवाब में लिखने हैं। 4 शब्द ढूंढकर लिखने हैं, हर एक के लिए आधा अंक। इसी प्रकार बोर्ड की कृति पत्रिका में आपको सवाल पूछे जाएंगे। 2 अंक के लिए शब्द संपदा पर सवाल, हर एक के लिए आधा अंक। अपने शहर की विशेषताओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए। अपने शहर की विशेषताओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए। यहां पर अभिव्यक्ति के लिए आपको 2 अंक के लिए सवाल पूछा जाएगा। लेकिन बोर्ड की कृति पत्रिका में व्यवहारिक प्रयोग पर जो 4 अंक के लिए सवाल पूछे जाएंगे, उसकी तैयारी आपकी यहां पर हो जाएगी। इसलिए यहां पर जवाब थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन 4 अंक का जो भी सवाल पूछा जाएगा बोर्ड की कृति पत्रिका में, उसकी आपकी तैयारी हो जाएगी। इसलिए ये सवाल मैंने यहां पर लिया है। तो चलिए कृति नंबर 1 जवाब। पहली कृति पूर्ण कीजिए। सवाल पूछा गया था ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया की श्रृंखला। ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया की श्रृंखला। जवाब नंबर 1 ब्लॉग शीर्षक, नंबर 2 रजिस्टर्ड, नंबर 3 सर्वर से जोड़ना और नंबर 4 विषय सामग्री। ये ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया की श्रृंखला है। कृति नंबर 2 आकृति पूर्ण कीजिए। इसमें 2 सवाल पूछे गए थे। पहला है ब्लॉग की विशेषता, 2 जवाब लिखने के लिए कहा था। पहला है किसी की अनुमति नहीं लेनी पड़ती, ये ब्लॉग की पहली विशेषता, और दूसरी शब्द संख्या का बंधन नहीं, ये दूसरी विशेषता। दूसरा सवाल आकृति पूर्ण कीजिए में डिजिटल से ए ग्लोबल हो गए। डिजिटल से ए ग्लोबल हो गए। 2 जवाब, पहला लेखक और दूसरा पत्रकार, ये डिजिटल से ग्लोबल हो गए। कृति नंबर 3 उत्तर लिखिए। उसमें पहला सवाल पूछा गया था ब्लॉग शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया। जवाब जस्टिन हॉल। वे ब्लॉग शब्द का प्रयोग इन्होंने किया। वे ब्लॉग शब्द का प्रयोग इन्होंने किया। जवाब जॉर्ज बर्गर। जॉर्ज बर्गर। तीसरा सवाल इन्होंने ब्लॉग शब्द को व्यवहार में लाया। इन्होंने ब्लॉग शब्द को व्यवहार में लाया। जवाब है पीटर मेरहोल्स। पीटर मेरहोल्स। और सवाल नंबर 4 भारत में ब्लॉग लेखन इस साल से आरंभ हुआ। भारत में ब्लॉग लेखन इस साल से आरंभ हुआ। जवाब है 2002। भारत में 2002 से ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ। कृति नंबर 4 शब्द संपदा पर परिच्छेद में आए अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखें। 4 शब्द जो इस परिच्छेद में अंग्रेजी शब्द आए हैं वो ढूंढने के लिए कहे गए थे। पहला शब्द है वेबसाइट, दूसरा शब्द पोर्टल, तीसरा शब्द डिजिटल, चौथा शब्द इंटरनेट। इसके अलावा भी जो अंग्रेजी शब्द परिच्छेद में आए हैं वो भी आप जवाब में लिख सकते हो। कृति नंबर 5 अपने शहर की विशेषताओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए। व्यवहारिक प्रयोग पर आपको 4 अंक के लिए बोर्ड की कृति पत्रिका में ये सवाल पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। उत्तर पुणे भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर है। पुणे की विशेषता यहां पर दी गई है। पुणे भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर है। यह शहर महाराष्ट्र के पश्चिम भाग मुला व मुठा इन 2 नदियों के किनारे बसा है और पुणे जिले का प्रशासकीय मुख्यालय है। पुणे भारत का 6वां सबसे बड़ा शहर व महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। सार्वजनिक सुख सुविधा व विकास के हिसाब से पुणे महाराष्ट्र में मुंबई के बाद अग्रसर है। अनेक नामांकित शिक्षण संस्थाएं होने के कारण इस शहर को पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। पुणे में अनेक प्रौद्योगिकी और ऑटोमोबाइल उपक्रम हैं, इसलिए पुणे भारत का डेट्रॉइट जैसा लगता है। काफी प्राचीन ज्ञात इतिहास से पुणे शहर महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है।
मराठी भाषा इस शहर की मुख्य भाषा है। पुणे शहर में लगभग सभी विषयों के उच्च शिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। पुणे विद्यापीठ, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, आयुका, आगरकर संशोधन संस्था, सीडेक जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान यहाँ है। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट भी काफी प्रसिद्ध है। पुणे महाराष्ट्र व भारत का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, भारत फोर्स जैसे उत्पादन क्षेत्र के अनेक बड़े उद्योग यहाँ है। 1990 के दशक में इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, सीमेंटेक, आईबीएम जैसे प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनियों ने पुणे में अपने केंद्र खोले और यह शहर भारत का एक प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग केंद्र के रूप में विकसित हुआ। पुणे यह नाम पुण्य नगरी नाम से आया समझा जाता है। यह शहर ईस्वी सन 8 के दशक में पुन्नक या पुण्यक नाम से जाना जाता था। ऐसा संदर्भ मिलता है। ईस्वी सन 11 के शतक में कस्बे पुणे या पुनवडी नाम से जाना जाने लगा। मराठा साम्राज्य के कालखंड में शहर का नाम पुणे में रूप में उपयोग में लाया जाने लगा। ब्रिटिश ने उसे पुना कहकर संबोधित करने की शुरुआत की। अब यह पुणे इस आधिकारिक नाम से जाना जाता है। पुणे के सबसे प्राचीन भाग कस्बा पेट के निकट स्थित है। शनिवार पेट एवं शनिवारवाड़ा यह एक महल है जो चारों तरफ शहर से घिरा एक किले का आभास देता है। इसे हाल ही में और प्रसिद्धि दिलाई फिल्म बाजीराव मस्तानी, जिसकी कहानी शनिवार वाड़े की ही कहानी है। मैं आपको आगाह कर दूं कि यदि आपने यह फिल्म देखी है और उसमें चित्रित भव्यता के दर्शन हेतु आप शनिवार वाड़ा पधारें तो निश्चित ही आपका मोहभंग हो सकता है। शनिवार वाड़ा एक सादा सरल स्थान है। इसके अग्रभाग व दुर्जय प्रतीत होती दीवारों के भीतर ज्यादा कुछ बचा नहीं है। दोनों तरफ बुर्जे के बीच स्थित एक ऊंचे लकड़ी के प्रवेश द्वार से हम इस वाड़े के भीतर गए। द्वार के ऊपर लगे एक छोटे फलक पर शनिवार वाड़ा लिखा हुआ था। टिकट खरीदने के उपरांत अपनी नजर ऊपर फेरकर देखें तब आपको अपने आसपास की सब दीवारों पर भगवान गणेश के धुंधले पड़ते चित्र दिखाई पड़ेंगे। भगवान गणेश पेशवा वंश के कुल देवता थे। कस्बा पेट स्थित कस्बा गणपति पुणे के ग्राम देवता है। यह स्थान अब गांव तो नहीं रहा जिसे पहले पुनावाड़ी कहा जाता था, परंतु कस्बा गणपति अभी भी पुणे के मध्य में स्थित है। शनिवार पेट के बेहद समीप स्थित नानावाड़ा नाना फडणवीस का निवास स्थान था। नाना फडणवीस पेशवाओं के प्रशासक थे। 1780 में बनाया गया लकड़ी का यह वाड़ा भी पेशवाई वास्तुकला की मिसाल है। इसके लकड़ी के स्तंभ सरो वृक्ष के आकार के हैं, जिसे लकड़ी के बने केले के फूलों से सजाया गया है। तांबड़ी जोगेश्वरी मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर एक संकरी गली जाती है। यहाँ श्री जोगेश्वरी को अर्पित किए जाने हेतु दुकानों में रखे रंग बिरंगे चोलियों के कपड़े आपका स्वागत करते प्रतीत होते हैं। यहाँ की मुख्य मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है, अर्थात स्वयं प्रकट होने वाली। इस मूर्ति का रंग लाल है, जिसका मराठी भाषा में अर्थ तांबड़ी है। दगडूशेठ गणपति मंदिर का निर्माण व स्थापना 1800 में दगडूशेठ नामक एक धनी व सत्यवादी हलवाई ने करवाया थी। 1893 में पुणे में आए प्लेग के अपने पुत्र को खोने के पश्चात दगडूशेठ व उनकी पत्नी अत्यंत दुखी थे। उनके गुरु श्री माधवनाथ महाराज ने उन्हें सांत्वना दी व उन्हें गणपति व दत्त की मूर्तियां तैयार कर उनकी पूजा करते हुए उन्हें पुत्रवत संभालने की
सलाह दी। उन्होंने कहा कि यह दोनों देव पुत्र के समान तुम्हारा नाम उज्जवल करेंगे। तब उन्होंने दत्त व गणेश की मूर्तियां तैयार करवाई, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा लोकमान्य तिलक के हाथों हुई। तत्पश्चात लोकमान्य तिलक के मन में इस मंदिर में सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाने का विचार आया, जो आगे आने वाले समय में भारत के स्वतंत्रता अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। तो चलिए कृति नंबर 2 देखते हैं। कृति नंबर 2, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। गद्यांश, उसके आगे का परिचय, ब्लॉग लेखक के लिए आवश्यक गुण, वहां से लेकर आखिरी जो पंक्ति है, बड़े चाव से पढ़े जाते हैं। जीवन की प्रेरणा देने वाले विषय भी बड़े चाव से पढ़े जाते हैं। पृष्ठ क्रमांक 96, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 96। तो चलिए इस परिच्छेद पर, इस गद्यांश पर कुछ कृतियां और जवाब देखते हैं। कृति नंबर 1, कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए। कृति है ब्लॉग लेखक के लिए आवश्यक गुण। ब्लॉग लेखक के लिए आवश्यक गुण। तो इस प्रकार आकृति निकालकर 4 आवश्यक गुण हमें जवाब में लिखने हैं और कृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 2, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल है ब्लॉग लेखन की सावधानियां। ब्लॉग लेखन की सावधानियां, ब्लॉग लिखते वक्त कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इस प्रकार आकृति निकालकर 4 सावधानियां हमें जवाब में लिखनी है और कृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 3, संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए में सवाल है ब्लॉग लेखक इससे प्रचार करता है। ब्लॉग लेखक इससे प्रचार करता है। इस प्रकार 4 कोने में 4 चौकट निकालकर हमें जवाब लिखने हैं और संजाल पूर्ण करना है। कृति नंबर 4, कृति पूर्ण कीजिए। ब्लॉग लेखन में यह विषय चाव से पढ़े जाते हैं। ब्लॉग लेखन में यह विषय चाव से पढ़े जाते हैं। इस प्रकार आकृति निकालकर हमें 4 जवाब लिखकर कृति पूर्ण करनी है। प्रस्तुत गद्यांश में जितनी कृतियां तैयार होती हैं उतनी कृतियां यहाँ पर दी हुई हैं। परीक्षा में आपको सिर्फ परिच्छेद पर 6 अंक के लिए सवाल पूछा जाएगा, 2 अंक के लिए उपयोजन पर, 2 अंक के लिए शब्द संपदा पर और 2 अंक के लिए अभिव्यक्ति पर। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। कृति नंबर 5, शब्द संपदा पर सवाल। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। नंबर 1, पुस्तक। पुस्तक शब्द का समानार्थी शब्द लिखना है। खोज, खोज शब्द का समानार्थी पर्यायवाची शब्द हमें जवाब में लिखना है। जीवन, जीवन शब्द का पर्यायवाची शब्द हमें जवाब में लिखना है। और प्रतीक्षा, प्रतीक्षा शब्द का भी पर्यायवाची शब्द हमें जवाब में लिखना है। सभी सवालों के जवाब आपको परिच्छेद में मिल जाएंगे। कृति नंबर 6, ग्रामीण समस्याओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए। ये भी सवाल आपको बोर्ड की कृति पत्रिका में व्यवहारिक प्रयोग के लिए 4 अंक के लिए पूछा जा सकता है। उसकी भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए इन कृतियों के जवाब देखते हैं। कृति नंबर 2, जवाब। कृति नंबर 2, जवाब। उसमें पहली कृति पूर्ण कीजिए। सवाल पूछा गया था ब्लॉग लेखक के लिए आवश्यक गुण। ब्लॉग लेखक के लिए आवश्यक गुण 4 जवाब लिखने के लिए कहा गया था। पहला जवाब है विपुल पठन, चिंतन तथा भाषा का समुचित ज्ञान। दूसरा, भाषा सहज प्रवाहमयी होनी चाहिए। तीसरा गुण, विषय से संबंधित संदर्भ, घटनाएं और यादें हो। और नंबर 4, विषय में आशय की गहराई। विषय में आशय की गहराई होनी चाहिए। इसके अलावा भी आपको गद्यांश में अगर कुछ गुण दिखाई देते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। दूसरी कृति पूर्ण कीजिए। सवाल है ब्लॉग लेखन की सावधानियां। ब्लॉग लिखते वक्त कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1, मानक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। व्यावहारिक या व्याकरणिक अशुद्धियां न हो। व्याकरणिक अशुद्धियां न हो। आक्रामकता, निंदा न करें।
ब्लॉग लेखन करते वक्त आक्रामकता नहीं होनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और गलत टिप्पणी न करें, गलत टिप्पणी न करना। इसके अलावा भी जो सावधानियां गद्यांश में दी गई हैं वो भी आप लिख सकते हैं। कृति नंबर 3, संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल, ब्लॉग लेखक इससे प्रचार करता है। 4 जवाब पूछे गए थे। पहला है ब्लॉग लेखक विज्ञापन से प्रचार करता है, फेसबुक से प्रचार करता है, व्हाट्सएप से और एसएमएस से। कृति नंबर 4, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल पूछा गया था ब्लॉग लेखन में यह विषय चाव से पढ़े जाते हैं। 4 जवाब पूछे गए थे। पहला यात्रा वर्णन, नंबर 2 आत्मशिक्षा, नंबर 3 अनुभव और नंबर 4 जीवन को प्रेरणा देने वाले विषय ब्लॉग लेखन में चाव से पढ़े जाते हैं। कृति नंबर 5, शब्द संपदा पर कृति पूछी गई थी। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। उसमें नंबर 1 पुस्तक, जवाब है किताब, समानार्थी शब्द पुस्तक के लिए किताब। नंबर 2 खोज, खोज शब्द के लिए समानार्थी शब्द है संशोधन। जीवन, जीवन शब्द के लिए समानार्थी शब्द है जिंदगी, जो सभी परिच्छेद में आए हैं। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा के लिए समानार्थी शब्द परिच्छेद में आया है इंतजार, प्रतीक्षा, इंतजार। कृति नंबर 6, व्यवहारिक प्रयोग पर सवाल, जो बोर्ड की कृति पत्रिका में 4 अंक के लिए पूछा जाता है, उसके तैयारी के लिए ये सवाल दिया है। ग्रामीण समस्याओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए। जवाब, भारत की 70% आबादी आज भी गांवों में रहती है, अतः ग्रामीण क्षेत्रों की हालत ही हमारे देश का वास्तविक प्रतिबिंब है। भारतवर्ष उस गति से तरक्की नहीं कर पा रहा जिस गति से उसे करनी चाहिए। भारत के गांवों में विभिन्न समस्याएं, गरीबी, 130 करोड़ लोगों के देश में लगभग 40 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं और यह आबादी अधिकांश रूप से गांवों में ही है। छोटे किसान हमेशा कर्ज से लदे रहते हैं, वे बड़े किसानों पर निर्भर रहते हैं, अतः बड़ा जमींदार छोटे किसानों की जमीनें हड़प लेते हैं। आबादी में वृद्धि के कारण जमीनों का बंटवारा होता जा रहा है, अतः जमीन जायदाद के टुकड़े हो जाते हैं। छोटे टुकड़े फलदायी नहीं रहते और उनके मालिक कृषि करके घाटा उठाते हैं, जिसके कारण हालात दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं। बेरोजगारी, ग्रामीण इलाकों में रोजगार का अभाव होने से युवाओं को चिंता में देखा जा सकता है। खेतों में अन्न और सब्जियां उगाने का एक निश्चित चक्र है। बीज बोकर सिंचाई करके फसलों को उगने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे समय पर न तो किसान के पास कोई काम होता है, न ही वह अपनी फसलों को छोड़कर कहीं और काम करने जा सकता है। अतः आंशिक बेरोजगारी कृषक जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। सूखा और बाढ़, जो लोग गांव में रहकर खून पसीना कर एक कर देते हैं, उन पर प्राकृतिक आपदाएं कहर ढाया करती है। बाढ़, सूखा, तूफानी हवाएं, ऐसी अनेक परेशानियां हैं जिन पर मनुष्य का कोई वश नहीं है। कभी सूखे के कारण फसलें नष्ट हो जाती है। ग्रामीण भारत में इन समस्याओं के कारण परेशानी बढ़ रही है। शिक्षा का अभाव, गांव में शिक्षा का नितांत अभाव है। गांव के लोग आज भी शिक्षा को जरूरी नहीं समझते। स्त्री पुरुष सभी सुरक्षित रह जाते हैं। परिणाम स्वरूप वे गरीबी के कुचक्र को नहीं तोड़ पाते, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने के सभी अवसर खो देते हैं। अपने बच्चों को भी समुचित शिक्षा नहीं दिला पाते। शिक्षा के अभाव में ग्रामीण लोग मानसिक रूप से विकसित नहीं हो पाते। स्वास्थ्य सुविधाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की भी कमी है। कोई भी डॉक्टर ग्रामीण इलाकों में नहीं रहना चाहता। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दी जाने वाली दवाइयाँ, प्राथमिक आरोग्य केंद्र में दी जाने वाली दवाइयाँ और डॉक्टरी परामर्श आज भी मध्ययुग जैसी है। ग्रामीण अपनी चिकित्सा पर अधिक खर्च नहीं
कर सकते हैं। यही कारण है कि गाँव में झोला छाप डॉक्टरों और दवाइयों का धंधा खूब पनपता है। तो इस प्रकार आज की तासिका में हम लोगों ने पाठ नंबर 17 ब्लॉग लेखन, इस संपूर्ण पाठ पर कुछ कृतियां और जवाब का अध्ययन किया है। आशा करता हूं यह कृतियां बोर्ड के कृति पत्रिका के अनुरूप जो भी कृतियां हैं वह आपको पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आ गई हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो हैं आप तक जल्दी पहुंचे। वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य मित्रों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।